लक्ष्मी जी। जिसे कहते हैं अक्षरम परम ब्रह्म वेद रूप सनातन। ये विचार, ये ऐसी चीज है जो उत्तराखंड को एक दिशा देने का काम करता है। विचार केवल परमात्मा के आशीर्वाद से मिलता है। और एक प्रखर आंदोलनकारी भाई देव सिंह रावत जी, जिस पुस्तक का भी विमोचन हुआ, स्वाधिकार के लिए छटपटाता उत्तराखंड, इसके लेखक जगदीश ममगाई जी हमारे उत्तराखंड के लिए निरंतर चिंतनशील रहने वाले और बहुत तार्किक तरीके से उत्तराखंड की समस्याओं का विश्लेषण करने वाले हमारे माननीय पूर्व IAS सुरेंद्र सिंह पांकी जी, PC थपलियाल जी, ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल जी, मोहन रावत जी, प्रेम गुसाई जी, हमारे बड़े लंबे समय तक जिन्होंने जंतर मंतर पर डेरा डाल करके उत्तराखंड की अलग जगाने का काम किया, भाई देव सिंह राजेंद्र शाह जी, लक्ष्मी थपलियाल जी और सभी उत्तराखंड के लिए सोचने वाले और उस सोच को एक सामूहिकता का रूप देने का प्रयास करने वाले सभी हमारे दोस्तों, मैं जगदीश ममगाई जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यद्यपि मैंने बहुत देखा नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैंने जानने का प्रयास किया और जितना इसके पुस्तक का जो नामकरण है, वो नामकरण से जो बातें परिलक्षित होती हैं, जो बात आता है, उसके आधार पर मैं जगदीश ममगाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बहुत सारे लोग इस दिशा में निरंतर लिखते, अपनी बात कहते। एक सचेष्ट समाज में इस तरीके के प्रयास हमेशा वंदनीय होते हैं, क्योंकि उससे व्यवस्था की गतिशीलता बनी रहती है। एक पुस्तक एक विचार होता है और कभी कभी कई विचारों का एक पुंज होता है, एक समूह होता है। तो ये जो लेखनी का प्रवाह है वो लोगों को गतिमान करता है, एक विचार आगे बढ़ता है, समाज को प्रेरित करने का काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जगदीश जी यही नहीं थकेंगे, आगे भी कुछ लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भावना के आधार पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। जो संघर्ष था वो जब परवान चढ़ा तो उसके पीछे जो प्रेरक शक्ति थी वो भावना थी। और उस समय हम कभी कभी दबी जमान में लोगों से कहते थे कि थोड़ा सा राज्य की इकोनॉमिक्स पर, उसकी जो डायनेमिक्स है उस पर हम लोग बात करें, उसके लिए खाका तैयार करने का काम करें। मगर भावनाओं का उद्वेग इतना प्रबल था कि ये बातें उस समय विरोध के स्वर के रूप में देखी जाती थी। और अनंतगत्वा भावना तो भावना ही है, और उस भावना के साथ सब लोग जुड़े और राज्य बना।
ये उत्तराखंड के लोगों की भावना थी कि जो राजनीतिक दल कसम खाए बैठे थे कि हम को राजी नहीं बनाना है। मैं कांग्रेसी विरोध में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी तो आडवाणी जी के अल्मोड़ा आगमन तक इसको देशद्रोहपूर्ण मांग मानती थी। वो इसको देश की सीमाओं को कमजोर करने वाली मांग के रूप में देखते थे। जब अनंतो गत्वा एक गणित स्थानीय लोगों ने उनके सामने रखा जिसमें भगत सिंह जी आदि प्रमुख थे कि हम इसके बिना बिल्कुल छटक जाएंगे और यहाँ कांग्रेस वर्सेस यूकेडी हो जाएगा और हमारे अस्तित्व के लिए संकट पैदा हो जाएगा, तो एक शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी पक्ष में आई और उन्होंने जबरदस्त तरीके से इसको अपने रूप में ढालने का प्रयास किया। मगर असली छौंक लगाने का काम राज्य के उसमें हम सब लोग थे, वैचारिक रूप से बहुत बातें होती थी, मगर जब 27% आरक्षण गलत तरीके से यहाँ थोपा गया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी थोपा गया और लोगों को लगा कि अब हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारा हक समाप्त हो जाएगा, तो पहले पहले अभिभावक निकले और उनके पीछे पीछे राजनीतिक दल भी निकले, हम लोग भी निकले। पौड़ी में तो कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं था कि जो राजनीतिक दल पौड़ी न पहुंचाओ, मैं स्वयं गया था वहां। लेकिन वो जो भावना के प्रभाव था उसने चीजों को बढ़ाया और दुर्भाग्य से हमको कुछ ऐसा झेलना पड़ा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हमने सोचा नहीं था कि हमारे लोग हमारे लोग थे। सरकार उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार थी, उत्तराखंड भी उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा था कि हमारी सरकार हम पर गोली चलाएगी ये सोचा नहीं था। और मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसने ये सबके मन में एक बात स्पष्ट कर दी कि अब अलग राज्य के अलावा कोई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं हो सकती। बल्कि हम लोग प्रयास करके बड़ी मुश्किल से अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी को यूटी के पक्ष में लाए। अब प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरनगर कांड के बाद जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो बहुत सारे लोग थे उसमें। मैं समझता हूँ हो सकता है राजेंद्र तुम भी थे जब त्रिपन सिंह नेगी जी और सब लोग भी थे। तो लोगों ने प्रधानमंत्री जी से ये तक कह दिया कि आप नरक में जाएंगे। आपने बद्रीनाथ केदारनाथ की धरती के लोगों के साथ जो कुछ होने दिया है, क्योंकि मुलायम सिंह जी को उस समय ये माना जाता था कि हमारा संरक्षण है, मतलब केंद्र सरकार का संरक्षण है, और इसलिए कांग्रेस के लोगों ने पूछा और प्रधानमंत्री जी ने उस दिन सबके सामने कहा कि हरीश, मैं तुम्हारे कहने पर आप सोना भी दे दूंगा, इस घटना के बाद उस सोने को भी लोग स्वीकार नहीं करें। तुम लोग क्या चाहते हो, कुछ प्रोमिनेंट उत्तराखंड के लोगों को लेकर के आओ। आज लेफ्टिनेंट जनरल टी.एस. रावत जिंदा नहीं है, स्वर्गवासी हो गए। भैरव पांडे जी भी स्वर्गवासी हो गए। हमने भैरव पांडे जी को सहमत करवाया, उन्होंने कहा मैं आऊंगा, हेलीकॉप्टर भेज देना। कह रहे हेलीकॉप्टर भी भेजने की बात। जब मैं जनरल रावत के पास पहुंचा तो जनरल रावत ने कहा मैं आऊंगा जरूर, मगर मैं तोप या बंदूक लेकर के आऊंगा, जो है नरसिम्हा राव को गोली मारूंगा।
तो मैं इंटेंसिटी, मैंने 3-4 और लोगों से बातचीत की, बल्कि इंद्रमणि बरौनी जी से जब मैंने बात की तो इंद्रमणि बरौनी जी ने तो साफ शब्दों में कहा, हाँ भाई ना रावत जी, वो दिवाकर भट्ट मुझे मार डालेगा, मैं नहीं आऊंगा नरसिम्हा राव के पास, कुछ भी मिल रहा हो। फिर हम कुछ कांग्रेस के लोगों को लेकर के गए, लेकिन वो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का शिकार हो गया मामला सारा जो है। और लेकिन हमने राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए प्रयास किया, और कलकत्ता अधिवेशन में बहुत सारे लोग आज भी हमारे साथी हैं, छोटे छोटे सब राजनीतिक पदों पर हैं, कुछ लोग भाजपा में चले गए हैं, कुछ अब भी कांग्रेस के अंदर हैं। लोग जो उस समय पीसीसी के मेंबर थे, हमने उनकी तरफ से एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव पर हमारा कोई बड़ा नेता दस्तखत करने को तैयार नहीं हुआ, मगर माधवराव सिंधिया जी की बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर, और जितेंद्र प्रसाद जी की, मीरा कुमार जी को किसी तरीके से हमने अध्यक्ष के पद पर बिठाया, और सीताराम केसरी जी डेलीगेट से मिलने के लिए चले गए, फॉरेन डेलीगेट से, उसका फायदा उठा करके राजनीतिक प्रस्ताव में एक लाइन जुड़वा दी कि हेंसफोर्थ कांग्रेस पार्टी जो है उन छोटे राज्यों का समर्थन करेगी, छोटे राज्यों के निर्माण का समर्थन करेगी जिसके विषय में उन राज्यों से प्रस्ताव आएंगे। वहां से एक राष्ट्रीय सर्वानुमति बनने का प्रयास प्रारंभ हो गया। जो दूसरे दल, छोटे दल थे, उनको लगा अब तो भाजपा और कांग्रेस जब एक पाले में आ गई हैं तो हम कहां पर हैं, तो केवल भाजपा को मोटिवेट करना था। बल्कि उस समय इन लोगों ने, जब चूल्हा ठंडा पड़ गया तो इन लोगों ने मुझे पकड़ करके जो है मुझसे कहा, इस चूल्हे को सुलगाओ जो है। और उत्तर प्रदेश निवास में या कहीं बैठक हुई थी, उसमें दिवाकर जी, ये सब लोग थे, पूरन सिंह गंगवाल जी, कई लोग थे। तो इन्होंने जो है मुझको संयोजक बना दिया, और दिवाकर भट्ट जी अध्यक्ष बने। और दिवाकर जी 2-3 बार अध्यक्षता करने के बाद धीरे से उन्होंने कहा, यार मैं यूकेडी का ही अपना चूल्हा जलाता हूँ, आप इसको आप संभालिए। लेकिन कई लोगों ने बड़ा साथ दिया, बड़ा क्रांतिकारी काम किया। एक भाई हमारे जीपी पांडे आज नहीं हमारे बीच में, और सर्वप्रथम एक ठंडी पड़े हुए चूल्हे को जलाने के लिए उनका प्रयास, उन्होंने रेल रोको किया, हमने रेल रोको किया, तो हरिद्वार के अंदर रेल रोको सफल हो गया। उसके बाद हमारा लोगों का उत्साह बढ़ा, और शायद एनसीआर का कोई थाना ऐसा होगा जहां हमारे लोगों ने सरकार के खिलाफ अलग नहीं जगाई। बल्कि कमला रावत आज नहीं है, प्रधानमंत्री के घर में जो है उसका पेड़ था, नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ में चढ़ करके उसने काला झंडा बांध दिया, गोली खा जाती, बच गई किसी तरीके से जो है। लेकिन ये इस तरीके से लोगों ने चीजों को आगे बढ़ाया। और अच्छी बात ये हुई कि अटल जी बड़े भावनात्मक व्यक्ति थे, और उन्होंने समझा कि नहीं, उत्तराखंड के लोगों की भावना समझनी चाहिए, और हमारा कर्तव्य है कि राज्य बने, और राज्य बना। लेकिन राज्य बनते वक्त मैंने पहले कहा ना कि हमने शुरुआत में जब हम मांग कर रहे थे, उस समय किसी ने जो है चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया, क्या है, कैसे बनाएंगे, हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या होगा, हमारा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा। इन पर कहीं चर्चाएं नहीं हुई, कहीं बड़ी सोच नहीं हुई, सब चीजें जो है। और राज्य बना, और राज्य वो जो है वही मॉडल जो उत्तर प्रदेश का था या बिहार का था, जिस मॉडल के खिलाफ हम लोगों ने कहा कि ये हमको छूट नहीं कर रहा है। राज्य का नाम तो उत्तरांचल हो या उत्तराखंड हो गया, बन भी गए पृथक राज्य, लेकिन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने वही रखा, उस पर बात नहीं हुई। हमने सामान्य तरीके से कि साहब सड़क बना दो, कहीं उद्योग खोल दो, कहीं और काम कर दो, इनको हमने अपनी प्राथमिकता में रखा। अच्छी बात है, हमें विकास की भूख थी इसलिए ये प्राथमिकता रही, मगर जिस तरफ लेकर के जाना चाहिए था, जो दिशा होनी चाहिए थी, जिस दिशा को हिमाचल ने पकड़ा, नॉर्थ ईस्ट को जिस दिशा को
सिक्किम ने देने का काम किया। आज नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के मॉडल के कई गुणों को लेकर के वहाँ के राज्य भी अच्छा कर रहे हैं। मुझे उन राज्यों को देखने, जानने, समझने का मौका मिला। वो अच्छा कर रहे हैं, वो भी एक अच्छे मॉडल बन रहे हैं। मगर हिमाचल का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, जो उनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं, उस तरफ कदम ही नहीं उठाए। हम उलझ गए सब चीजों में जो है। अब किस में उलझ गए? हमने कहा साहब, कुछ लोगों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा साहब हमको जल का अधिकार नहीं दिए, जल में हमारा अधिकार नहीं दिए। बहुत अच्छी बात, नहीं दिया। अरे भाई, जिस समय एक्ट बन रहा था, अब उस समय इसको हमारे प्रतिनिधियों को देखना चाहिए था, बात उठनी चाहिए थी। हम तक जब सूचना मिली कि केवल 60 सदस्यों का बन रहा है, तो हमने अपनी पार्टी के लोगों से, आप पढ़िए लोकसभा की उस समय की डिबेट को, कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने कहा ये कम है, 80 का बनाइए। और अनुत्तम जो है 70 का हाउस बना, 70 का हाउस बना। क्योंकि जब कोई चीज उठती है लोकतंत्र के अंदर, उसका समाधान निकलता है, यदि किसी फोरम पे निकलती है। तो हम वहां चूक गए, हम चूक गए संपत्तियों के बंटवारे में, आदि चीजों में। लेकिन मैं आज भी ये महसूस करता हूं कि यदि ठीक से बात की जाए तो चीजें आगे बढ़ती। मुझे तो बहुत, वस्तुतः मुख्यमंत्री के रूप में एक 1.5 साल तो मैं केवल आपदा सुधार के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ा मुझे। आप जरा सा डायमेंशन देखिए जो उस समय का आपदा का था, जिस तरीके का कोई क्षेत्र, कोई एरिया, कोई जिला, यहाँ तक कि आधे से ज्यादा गांव आपदाग्रस्त थे और सब चीजें बिल्कुल स्लम्प कर रही थी, नीचे को जा रही थी। जितना अचीवमेंट हमारा था वो शून्य होने की तरफ जा रहा था। तो ऐसे समय में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जो भी है, लोगों के विश्वास से, लोगों का साथ लेकर के, लोगों की भावना थी। और मैं उत्तराखंड के लोगों को सैल्यूट करता हूं कि 1.25 साल के अंदर हम उस आपदा से ऊपर आ गए, हम बाहर निकल आए। और उसके बाद जो है ये हमारी इकोनॉमी भी फ्लोरिश करने लग गई और हमने अपने तरीके से जो रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का काम था वो लगभग वो पूरा कर दिया। और मुझे आज भी इस बात का गर्व है कि चमोली के भूकंप के, यहाँ तक कि धारचूला में हल्का सा भूकंप आया था और वहाँ मकान टूटे थे, उसके लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं हमको आर्थिक सहायता नहीं मिली, हमको मदद नहीं मिली भूकंप के वक्त में जो है। लेकिन 2013 के उस प्रलय के आपको एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमने अटेंड न किया हो, जिस तक सरकार न पहुंची हो, या रिकंस्ट्रक्शन का काम कहीं किसी इलाके में बाकी रह गया हो, जिसमें हरिद्वार भी सम्मिलित है, कहीं बाकी नहीं रहा। अब 1.5 साल उसमें गुजरने के बाद तब मुझको ख्याल आया कि नहीं भाई, हमको कहीं न कहीं जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उस पर बात करनी चाहिए, उसको लेकर के चलना चाहिए। और हमने प्रयास किया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हमने लोकल संस्कृति पर, लोकल प्रोडक्ट पर, लोकल लोगों की कैपेसिटी पर, लोकल रिसोर्सेज पर, हर तरीके के रिसोर्सेज पर, और किस तरीके से हम एक उत्तराखंडी सोच बना सके, अपनी सोच बना सके, अपने पैरामीटर तय करने का काम कर सकें और उस रास्ते पर चल सकें। और इसीलिए हमने ऐसे ऐसे चीजें की जिनको देख करके, जिनको हमने जब ऑफर किया, हमने मेला और संस्कृति संवर्धन परिषद का अध्यक्ष पद जोशी गुनसोला जी को, विधायक जी थे हमारे, उनको दिया। और जब मैंने वो कागज उनको दिया तो उन्होंने कहा भाई जी ये क्या छोड़, क्या कर दिया आपने, मुझे कोई मंडी का बनाते, मुझको कहीं वन निगम का बनाते, मुझे उसका बनाते। मैंने कहा भाई साहब, आपको एक नई शुरुआत करनी है। हमारे मेले इत्यादि होते हैं, लेकिन हमको मेलों के साथ अपनी संस्कृति और अपने हुनर दोनों को मेलों के साथ जोड़ना है और उनको दिग्दर्शित करने के लिए जो है बहुत, मैंने कहा मेरे पास एक वो है ब्लूप्रिंट इसका, मैं आपसे बैठ करके बात करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से वो सहमत हूँ।
एक महिला खस्सी विशी हैं, उनको मैंने ऐपण संवर्धन परिषद का अध्यक्ष बनाया। ऐपण आज आर्ट के रूप में, उत्तराखंडी आर्ट के रूप में, जिस तरीके से हिमाचल के आर्ट के रूप में कांगड़ा के आर्ट को पहचाना जाता है, ऐपण जो है उत्तराखंडी आर्ट के रूप में आज स्थापित है। लेकिन जब मैंने ऐपण की बात कही और शायद 2015 का 15 अगस्त था, मैंने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा भाई ऐपण बनवाने वाले लाओ, ऐपण से सजाया जाना चाहिए, मंच को जो है उसको डेकोरेट करिए। तो वो कहने लगे साहब ये है क्या। दब जबान में उन्होंने मेरे पीए से कोई चंदन से पूछे, कोई किसी से पूछे ये ऐपण है क्या। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम फला फला व्यक्ति के पास चले जाओ, वो तुमको बताएंगे कि ऐपण क्या है, जिनमें यशोधर मटपाल जी आदि सम्मिलित है। मैंने उनके पास भेजा उनको और वो वहाँ से विकसित हो गया। आज मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि ऐपण के जो कलाकार हैं उनके बनाई हुई कृतियाँ आज यूरोप में जा रही हैं, दूसरी जगह जा रही हैं। जब मैंने मार्शा की बात कही, चौलाई की बात कही, मैंने कहा भाई हमारा प्रसाद जो है मार्शा का होना चाहिए, चौलाई का होना चाहिए। तो सारे जितने देवी देवता थे जिनको हम, जो भौतिक देवी देवता हैं, एक तो मंदिरों में विराजमान हैं और एक जो है जो चलते फिरते हमारे देवी देवता हैं, संत महात्मा हैं। जब उनसे कहा तो पहले वो सब कुछ समझ ही नहीं पाया, कहने लगे चौलाई क्या है, मार्शा क्या है। मैंने कहा भाई ये चौलाई ये है, इस तरीके का प्रोडक्ट है, इसको ये करिए। तो अनंत मैं इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें, मगर उस समय हमारे लोगों ने इन छोटी चीजों को, हमने इनको पहचानने का जो समय था वो समय गवा दिया। जो हमारी ताकत थी, मडवा हमारी ताकत था, झुंगरा हमारा ताकत थी, हमारी जिसको हम शिशोण या कुमाऊं में शिशोण कहते हैं, यहाँ बिच्छू घास, ये बिच्छू घास जो हमारी ताकत है, भांगुला हमारी ताकत है। हमने अपनी ताकत को समझा ही नहीं, उस ताकत को, अपनी धरती की मिट्टी की ताकत को संवर्धित करने के लिए हमने काम ही नहीं किया, उस दिशा में सोचा ही नहीं। हम और चीजों में, ये कला संस्कृति आदि, ये सब हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, हमारी धरती के स्वाभाविक, ये वो स्वाभाविक उत्पत्तियां हैं और इनको हमने पहचाना ही नहीं। हमने अपने उत्पादों को, आप जैसे गुड़ है, मैं लगातार गुड़ का प्रचार करता रहता हूँ। इसलिए गुड़ का प्रचार करता हूँ क्योंकि उसमें उत्तराखंड के कुटीर उद्योग के रूप में डेवलप होने की ताकत है। हम देश के सब लोगों को चाय में गुड़ खिला सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, और हर उससे जो गुड़ उत्पादक क्षेत्र है हमारे, वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बन सकते हैं। उनको गुड़ के, जो आज चीनी मिलों की कृपा पर रहना पड़ता है, वो चीनी मिलों की कृपा पर नहीं रहेंगे, बल्कि चीनी मिलों के आपने मन मांगे दाम देने का काम करेंगे। नहीं, हमारे वहाँ हमारी मिल नहीं तो बंद हो जाएगी। तो हमने कुल मिलाकर के, मेरा कहने का अर्थ है कि हमारी धरती में जो हमारी ताकत थी, हमारे जिसके पास गंगा हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, जिनके पास हर धार में कुछ न कुछ इतिहास हो, जिनके पास इतनी बड़ी परंपरा हो, कैलाश मानसरोवर जैसी परंपरा हो, जिसके पास इतने हुनरमंद लोग हों, इतने हुनरमंद लोग हों। आप हमारी जैसा जनजातियों को देखिए, जिनको हम जनजातियां कहते हैं, वो जनजातियां नहीं, वो हमारी अग्रिम जातियां हैं। आप उनके हाथ के हुनर को देखिए, उनके व्यवसायिक गुणों को देखिए, वो काया पलट कर सकते हैं। हमने उनकी ताकत को संवर्धित करने का काम नहीं किया, उनके हुनर को हमने संरक्षित करने का काम नहीं किया। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, हमारे जो ये जनजाति हैं, हम खटीमा में रहती हैं हमारे, तो मैंने उन जनजातियों में जिनमें थारू और बुक्सा दोनों सम्मिलित हैं, मैंने उनसे बातचीत की, उनके हुनर को संवर्धित किया आज। और उसके लिए तराई का कुछ कॉरपोरेशन कुछ बना करके मैंने डीएम से कहा, मैंने कहा इनको प्रोत्साहित करो। और मुझे आज बेहद खुशी है कि उनके बनाए हुए उत्पाद हाउस ऑफ हिमालयज के माध्यम से जो है आज सब जगह बेचे जा रहे हैं। तो ये हमारे अपने लोगों के हुनर को पहचानना है। आप जमीन को लेकर के, हमारे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन जिस दिन इस जमीन को बेचने का दरवाजा खोला जा रहा था और जमीन, मिट्टी यदि बिक गई
तो फिर संस्कृति कहां से बचेगी? परिवेश मिट्टी से सृजित होता है, और परिवेश समाप्त हो जाएगा तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी, पहचान समाप्त हो जाएगी। कुछ दिनों तक हम चमक दमक रहेगी, जब तक जमीन बेचने का माल हमारे पास रहेगा, और जिस दिन वो माल खत्म हो जाएगा तो हम जो है, जो वहाँ मकान में आया होगा उसके चौकीदार बनेंगे या उसके बर्तन मारने का काम करेंगे, हमारी पहचानें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन 2018 में जब ये बन रहा था, उत्तराखंड सड़कों पे नहीं निकला, विधानसभा में केवल एक विधायक ने विरोध किया, मनोज रावत ने। जो है इतने बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों ने आवाज ही नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं की। वो तो बाद में जब उसका फलितार्थ देखा, और जब तक हम सड़कों पे निकले, जब तक हमने आवाज उठाई, उस दिन तक तो जमीनें बिक गई, और जितनी जहां बच गई थी उसके लिए हम इतने होशियार लोग हैं कि हमने उन जिलों को जो है एग्जम्प्ट कर दिया, उनकी जमीनें, हमने कहा इनकी जमीनें बिक जाएं कोई बात नहीं है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल को छोड़ दिया, बाकी जिलों को कहा वहां की तो बिकी गई पहले। और यदि कोई बिकने के खिलाफ कोई खड़ा है तो आज हमारे मुनस्यारी धारचूला के लोग खड़े हैं, कोई खड़ा है उसके खिलाफ, जौनसार के लोग खड़े हैं। मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। 1 इंच जमीन किसी ने नहीं बेची, वो अपनी संस्कृति को, हिमालय की विविधता ही तो उसकी ताकत है, और हमारी विविधतापूर्ण संस्कृति वो हमारी शक्ति है। उस शक्ति को बचा रखने का काम जो है आज वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है प्रेरणा नहीं है हमारे अंदर, हमारे बीच में लोग नहीं, हमारे बीच में लोग हैं, मगर हम चीजों को, हम इतने बड़े भौतिकवादी हो गए हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर इन छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं आज भी बहुत ज्यादा कह गया, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई। मैं रास्ते सब चीज के निकल आते हैं, हमको एक बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम क्षेत्रीय आधार पर न बटे। जब आपने ये कहा है राज्य बनाते वक्त कि हम न कुमाऊनी न गढ़वाली, न पहाड़ी न देशी, हम उत्तराखंडी छो, ये कहा है ना, तो उसको लिटरली हमको उतारना चाहिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए। जो नए एरियाज आए, हरिद्वार नया एरिया है, उधम सिंह नगर जरा सा रिलेक्टेंट पार्टनर था, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वहां की भावनाओं को समझें और उनको डेवलपमेंट का आधार बनाएं। मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि अकेले भुजेला, मतलब भुजा जिसको कहते हैं, जिसका पीठा बनता है, ये हमारे घाट क्षेत्र में इतना पैदा होता है कि हम दिल्ली तक के जितने भुजे की मिठाई बनाने वाले हैं उनको भुजा सप्लाई करने का काम कर सकते हैं। मगर कोई करे ना, उसके लिए प्रयास करे ना, कोई पहुंचाए ना। जब मैंने पहली बार जोशीमठ में और मुनस्यारी में ऊंट मंडियां खोली तो अधिकारी जो है, सर ये चलेंगी कैसे, सर ये चलेंगी कैसे, मैंने कहा मेरा सर चलेगा, तुम बनाओ। मैंने कहा इनको साबित करो। हाँ, मैंने कहा उनसे लिंकेज बनाओ, उन मंडियों से मंडी में आएगा, मंडी से देश के दूसरी चीजों में जाएगा, तो स्थानीय उत्पाद है। अब सड़कें हमने बना दी, सड़क का उपयोग हो रहा है हमारे गांव में शराब ले जाने के लिए। अरे आप उपयोग होना चाहिए था कि हमारे गांव का उत्पाद जो है हमारे सड़क के माध्यम से हमारे मंडियों में आता, दूसरी जगह आता, तो अपने आप चीजें बदलेंगी ना। ये जो जिसको आप हम पलायन कह रहे हैं, जिसकी विभीषिका को हम झेल रहे हैं, आज ऐसा लगता है कि राज्य का अस्तित्व रहेगा यदि पलायन, जिस तरीके से बेबसी का पलायन, योग्यता का पलायन, मैं पांति जी से बिल्कुल सहमत हूँ। योग्यता का पलायन का स्वागत होना चाहिए। आप जो है लोगों को अच्छी शिक्षा दीजिए, तकनीकी शिक्षा दीजिए, दूसरी शिक्षाएं दीजिए, ताकि दुनिया भर में उनकी मांग हो लोगों की जो है, लेकिन और उनके अंदर हुनर पैदा करिए ताकि उनके हुनर के कदरान लोगों को मिल सके। लेकिन साथ साथ जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उन लोगों को जो उसमें नहीं है वो बेबसी के मारे वहां से पलायनित न हो। आज आधा पलायन बेबसी का पलायन है, और उसमें अब ये बाघ, भालू, बंदर आदि ने जो है उसको और कंपाउंड करने का काम कर दिया है।
तो हमको पलायन को रोकना है, तो उसके लिए भी उत्तराखंडी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के साथ साथ उत्तराखंडी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी तैयार करना पड़ेगा। मैं खाली एक शॉर्ट में आपसे कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं गैरसैंण बड़ा दूर हो गया, बड़ा ये है। मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप मैदावन से नयार के किनारे किनारे आइए और आकर के, वो गांव का नाम मुझे इसमें याद नहीं आ रहा है, वहां से सुरंग बना करके आप आदि बद्री के ऊपर जहां वो माल्टे होते हैं गांव में मोड़ पर, वहां उस सुरंग को ले आइए, तो जो है आपको गुरुद्वार के लोगों को वहां आने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। उसी तरीके से रामनगर में आप मोरचूला ले आइए और वहां से रामगंगा के किनारे किनारे आप गैरसैंण पहुंचिए, तो कहाँ से आप कनेक्टिविटी के कोई वो नहीं है। आप गरुड़ में, मैं उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको कनेक्ट करके एक सुरंग के जरिए आप इधर आ जाइए, खीड़ा खंसर की तरफ आ जाइए और वहां से रामगंगा के किनारे किनारे आप, इतनी दूरी बागेश्वर चंपावत से इतनी दूरी कम हो जाएगी, आधी से कम ज्यादा दूरी कम हो जाएगी। लेकिन हमने उन चीजों को समझा ही नहीं। हमने ना अपनी नदी घाटियां डेवलप की, ना हमने अपनी धारें डेवलप की, हमारी सोच का वो हिस्सा ही नहीं रहा। जबकि धार भी हमारी ताकत है, नदियों के गाड़े भी हमारी ताकत है। हमने नए ग्रोथ एरियाज को एक्सप्लोर किया ही नहीं, उनके पर काम ही नहीं किया, और हमने थोड़ा काम प्रारंभ किया था, हमको वो अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन इसीलिए हमने उस समय जिसको सबसे पहले डिस्बैंड किया गया वो था जो हमने गैरसैंण विकास, एक तो विकास निगम बनाया, दूसरा हमने गैर विकास परिषद बनाई, और दूसरा हमने गैरसैंण डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया, अवस्थापना निर्माण निगम, और उसको सबसे पहले राज्य सरकार ने डिस्बैंड कर दिया। दूसरा डिस्बैंड ये किया, हमने वहाँ की जमीनों को नोटिफाई कर दिया, आपने कहा ये बिके नहीं करके। और 2018 के अंदर जब गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हुआ, तो विधानसभा के सत्र में कह दिया गया कि नोटिफिकेशन इज नो मोर। और उसके बाद जो है सबसे पहला काम लोगों ने किया, जो वहाँ गए थे उन्होंने जमीनें चिन्हित की। आप देख लीजिए 2018 के बाद गैरसैंण के आसपास की सारी जमीनें बिक गई, और खरीदने वाले हम नेतागण हैं। तो आज यदि वहां स्ट्रक्चर बनेगा तो मेरी छाती में बनेगा, मेरे सर में बनेगा, अरे जमीन पे तो बनेगा। जमीनें तो आपने खरीद करके बेच ली हैं, सब बिक्री कर दी है। तो गैरसैंण ऐसा नहीं है कि गैरसैंण स्वीकार नहीं हो सकता, या गैरसैंण से विकास की एक नई धारा, एक नई सोच निकल सकती है। मैं तो गैरसैंण का रिलेक्टेंट सपोर्टर था। मैं तो नारायण जी के पास प्रस्ताव लेकर के गया था कि आप हमारे आईडीपीएल को और आईडीपीएल के ऊपर कुंजापुरी तक जो है इसको राजधानी क्षेत्र के रूप में डेवलप कर दीजिए, नरेंद्र नगर को, और वहाँ इस एरिया को जो है उत्तराखंड की नई राजधानी बनाइए। पहाड़ भी खुश, मैदान भी खुश, गढ़वाल भी खुश, कुआं भी खुश, सब खुश करके। लेकिन नारायण जी अब उनका ठीक था, अब वो उस समय किसी तरीके का पंगा नहीं लेना चाहते थे चीज को। तो उन्होंने मुझसे कहा जरा सा और संभावना भी देखिए, बड़ी आपने तो बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है, लेकिन कुछ और संभावना भी देखिए। मैंने 4-5 और संभावना भी देखी, तब तक समय चुनाव का आ गया और चीजें नहीं हो पाई। तो ये होता है, सब चलता है सब चीजों में, क्योंकि वो उस समय उस खट्टाग में नहीं पड़ना चाहते थे, वो खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे। तो खतरा मैंने मोल लिया, वहाँ विधानसभा भवन बनाया, सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपया आज भी पीएलए के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन और वेबकोस को मैंने, भारत सरकार की संस्था है, उसको काम दे दिया, उनको एडवांस भी हमने खुद पेमेंट किया। तो ये, लेकिन लोगों ने उन चीजों को 500 ग्रुप हाउसेस बनाने के लिए भी उनको पैसा दिया, लेकिन आप चीजें बढ़ नहीं पाई। उसके बाद 2017 में किसी ने उठाया इस बात को, अरे भाई हरीश रावत तो गया था, सरकार का निर्णय तो सरकार का निर्णय है ना। किसी ने सचिवालय की बात उठाई, किसी उत्तराखंड ने, किसी ने कहा कि कहाँ गया वो उत्तराखंड के सामने जो है एक
अनऑर्गेनाइज तरीके का, बिल्कुल एक जिसको अव्यवस्थित विकास कहते हैं, अव्यवस्थित विकास। आप ये समझिए कई शहर, छोटे छोटे शहर, बाजार, थराली जो है, भगवान न करे, भगवान से मेरी प्रार्थना है बद्रीनाथ जी से कि थराली की रक्षा करे। थराली में इतना ज्यादा भार बढ़ गया है, कभी भी पिंडर के अंदर आधी थराली समा सकती है। अल्मोड़ा का वही हाल है, नैनीताल का वही हाल है, उत्तरकाशी का वही हाल है। सारे हमारे शहरों की कैपेसिटी इतनी, जितना जमीन नीचे की लोड सहन कर सकेगी उतना ही तो लोड ऊपर बनाना चाहिए। हम किस तरीके के मॉडल हाउसेज होंगे, हम लोगों को वो मॉडल हाउसेज नहीं दे सके। हमने तो ईट गारे बजरी लोहे की सरिया वाला जो मॉडल था, रामपुरिया मॉडल जो है वो दे दिया, और रामपुर के ही कारीगर वहां जा रहे हैं, जिनको मोदी जी ना हमारे धामी जी कहते हैं डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है। अरे भाई साहब, डेमोग्राफी तो इसलिए बदल रही है, तुम जितने स्ट्रक्चर बना रहे हो वो सारे स्ट्रक्चर में लोकल मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लोकल मैन पावर इस्तेमाल नहीं हो रही है, लोकल इंटेलेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रही है। किसी ने कहा उत्तराखंड भवन निर्माण शैली क्या है, कभी बात की उस पर किसी ने? कहाँ गए हमारे शिल्पकार? किसी ने उनको खोजने की कोशिश की? किसी ने उनके हुनर को तराशने की कोशिश की? अब जब नहीं करोगे तो ऐसी किताबों में हमारी दास्तान रह जाएगी। अब आज ऐसी चीजों के ऊपर चिंतित है जिस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिसीमन पर चिंतित है। अरे परिसीमन में सीधी सीधी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप को डिसाइड करना होता है। ये स्थितियां जिनसे हम जा रहे हैं, और दूसरे राज्य भी तो कई हैं जो इस स्थितियों में हैं। उन्होंने रास्ता निकाला है, हमने निकाला। जो पहला परिसीमन हुआ, उस परिसीमन में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गया, मनमोहन सिंह जी ने मुझको इलेक्शन कमीशन के पास भेजा और रास्ता निकाला गया। हमने कहा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों को कुछ वेटेज दे करके 10% का डिफरेंस जनसंख्या का रखने का जो मॉडल था, उसको टोटल तरीके से कैलकुलेट किया। जो पहले 8 सीटें घट रही थी, वो 8 सीटों की बजाय जो है 3-4 सीटें घटी। और उतना तो जनसंख्या को भी सम्मान देना पड़ेगा ना, नई सीटें बनानी पड़ेंगी। लेकिन हरिद्वार के या उधम सिंह नगर में बसे लोग भी ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारा विधानसभा क्षेत्र इतना छोटा हो जाए कि उस क्षेत्र के अंदर हम आवाज लगा करके एक दूसरे से बातचीत कर सके। वो भी नहीं चाहते ऐसा हो। वो भी ये चाहते हैं कि एक संतुलित विधानसभा क्षेत्र बने, मगर उसको हम राजनीतिक प्रचार का मुद्दा न बनाएं। भू कानून को हम प्रचार का, राजनीतिक विद्वेष का मुद्दा न बनाएं। हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी सामाजिक एकता, हमारे राज्य की भावनात्मक एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसको एकीकृत रख करके हम अपनी जितनी समस्याएं आ रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए आज भी खड़े हो सकते हैं, मगर नई पीढ़ी के सामने एक नई सोच रखने की जरूरत है। मैं पांगती जी जैसे लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि इन बातों पर थोड़ा सा गौर करें और लिखें इनकी बातों को। प्रयाल जी, आप लोगों की बातों को जमाना बड़ी गौर से सुनता है। हम पॉलिटिकल लोग तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं कई तरीके से। जो आप लोगों की क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, हम चाहते हैं कि इन विषयों पर आप गहराई से चिंतन आधारित धारा रखिए। ये सरकार नहीं मानेगी तो दूसरी सरकार मानेगी, सरकारें मानेंगी इसको, और इस मॉडल को अपने मॉडल को डेवलप करने का काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हमारे जगदीश जी लिखेंगे तो उसमें जो है, जो कुछ मैंने कहा है, जो दर्द मैंने व्यक्त किया है, क्योंकि इस शब्द जो छटपटाता उत्तराखंड आपने कहा, उसने मुझको इतना कहने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे तो कहीं और जाना भी था। तो मैंने बड़े उस मजबूरी में, इन शब्द की मजबूरी में इतना आपके सामने बयान किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात का संज्ञान आप सब लोग लेने का काम करेंगे और आपकी कलम इसी तरीके से चलती रहे और आपकी भावनाओं का प्रभाव इसी तरीके से चलता रहे। इसके और भी लोग और जगदीश मंगाई सामने आए, किसी न किसी रूप से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को कहें। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो नई सोच के लोग हैं, जब वो नई उमंग के साथ हमारे पास आते हैं, कोई बातें कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कई चीज़ें हमारे विरोध में भी होती हैं,
कई चीजें हमारी पार्टी के विरोध में भी होती हैं, लेकिन राज्य के विरोध में नहीं होती है। तो हम उनको शाबाशी देते हैं, कहते हैं बढ़ाओ उसको, चलो आगे चलो। तो इस तरीके से एक सामूहिक सोच बनाने का हम लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जगदीश जी, बहुत बहुत आपका साधुवाद। और ये किताब जो है उत्तराखंडियत को और उस भावना को आगे बढ़ाने का काम करेगी, ये मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच। 1987 में जब पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल ने दूसरी बार दिल्ली के वोट क्लब पर आंदोलन किया, रैली रखी थी, तो उससे पहले उत्तराखंड क्रांति दल के लोग दिल्ली में हमसे मिले थे कि रैली में आप लोग सहयोग करो व्यवस्थाओं में और श्रृंखला में। और दिल्ली में सबको पता है कि दिल्ली में उस समय इवनिंग कॉलेजेस में तो पहाड़ के लोग बच्चे ज़्यादातर होते थे और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे उत्तराखंड के लोग दिल्ली एनसीआर में थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था, तो हमने बीजेपी के अडवाणी जी से बात करी, जोशी जी से बात करी, सबसे बात करी, तो सबने कहा कि भैया ये तो कम्युनिस्ट है और हम तो उत्तर प्रदेश में खंडित करने के पक्ष में ही नहीं, इसलिए भाजपा का कोई आदमी उस पर नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि अपनी भूमि की, अपनी राज्य की ललक थी, इसलिए हमने उस बात को नकारते हुए, और न केवल हमने या हमारे छात्र साथियों ने, बल्कि भाजपा में जो भी कार्यकर्ता उस समय पहाड़ के थे, भाजपा में हो या कांग्रेस में, उस समय मदन सिंह बिष्ट भी था, और सब जो लोग हैं सबके सब उस रैली में गए। और उस रैली में जाने का मैं एक पॉजिटिव सोच ही पॉजिटिव उसका रिजल्ट ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना कि हमारे मना करने के बावजूद भाजपा के कार्यकर्ता ये आम जन दिल्ली और एनसीआर के उत्तराखंड क्रांति दल के रैली में गए। वो उत्तराखंड क्रांति दल के लिए नहीं गए, वो अपने राज्य की अपनी भावना के प्रति गए। तो साल डेढ़ साल में फिर भाजपा ने भी इस पर अपना जो है विचार बदला और ये किया कि राज्य को हम जो है अलग स्वीकार करते हैं। और उसमें जो है शरारत ये कर दी कि उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से कर दिया। और सब लोगों को उस समय, क्योंकि एक तो हमारे लोगों का ये है कि अरे कोई बात नहीं, मिल तो रहे ना, इसी नाम से मिल रहा हो, तो ये मानसिकता थी। तो अब उस मानसिकता के चलते चलते चीजें होती रही। कांग्रेस में भी ये मंथन चलता रहा, विभिन्न प्रकार से हिल काउंसिल की भी बात आई, यूटी की भी बात आई, बहुत सारी बातें आई। 98 में जब एनडीए की सरकार, अटल जी की सरकार थी, उसमें एक प्रस्ताव बना। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जब देवगौड़ा जी थे, इंद्रजीत गुप्ता ने एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया था राज्य की अलग से कैसी रूपरेखा होनी चाहिए इस संबंध में। और जैसे पांती जी भी कहते हैं, उस पर राज्य का भी, वो राजधानी का भी उल्लेख था, उसका संदर्भ था। लेकिन जो बाद में बना उसमें वो संदर्भ नहीं था। तो जब 2000 में बीजेपी की दोबारा सरकार, एनडीए की दोबारा सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया कि भाई ये जो है पारित करके उत्तर प्रदेश भेजे। उत्तर प्रदेश में अपनी शरारत दिखाते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इसमें 36 संशोधन ऐसे कर दिए कि जिससे उत्तराखंड का राज्य होके भी कागजों में रह गया। उसमें 79, 80, 81, 82 जो धाराएं बनाई उत्तर प्रदेश पुनर्गठन आयोग ने, वो ऐसी थी कि जिसपे राज्य बनने के दिन तक के अधिकतर, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, चाहे आवास विकास की जमीन हो, बहुत सारी चीजों पर उस पर स्वताधिकार कर दिया गया उत्तर प्रदेश का। 2000 में राज्य बन गया। और एक राज्य बनने का स्वाभाविक वो होता है कि जब दो हिस्सों में पार्टीशन होता है, तो सीमांकन के इस तरफ जो जमीन है या इस तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो उस राज्य की होती है, और दूसरी तरफ जो है वो पूर्ववर्ती राज्य की रहती है। लेकिन उत्तराखंड के केस में ऐसा नहीं हुआ। और आज 25 साल बाद भी हरीश रावत जी तो खैर सीएम भी रहे हैं और इन्होंने कुछ मुद्दों पर संघर्ष भी किया। इसके अलावा और भी जो बातें हुई, कोर्ट में भी कई मामले गए, खास करके टेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, उसके रेवेन्यू में जमीन हमारी, विस्थापन हमारा, घायल हमारे, मौत हमारी, बर्बाद खेत हमारे, लेकिन 75% केंद्र का, 25% उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू जो अर्जित होता है, और उत्तराखंड का एक भी नहीं। जबकि आज भी और आगे भी जो भी उसका नेगेटिव होगा वो उत्तराखंड का भुगतना पड़ेगा। कुंभ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र में ये सारा क्षेत्र जो है आज भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कुंभ में कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, गाली देते हैं लोग उत्तराखंड को। कुंभ में कोई कमी रह जाए, जो कि आयोजन करने के राज्य है उत्तराखंड,
तो उत्तराखंड को कोसते हैं, लेकिन वहाँ का राजस्व, वहाँ अतिक्रमण हो जाए उसको रोकने की जो नाकामयाबी है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर कोई सवाल खड़े नहीं करता। आवास विकास के अधिकारी पिछले दिनों हम प्रेस क्लब में थे, देव सिंह जी वगैरह, तो 2-1 साल हो गए, तो आवास विकास के अधिकारी मुझे मिले कि भाई साहब हमारी बहुत सारी जमीन है वहाँ, लेकिन क्या है कि उत्तर प्रदेश इसमें कुछ कर नहीं सकता और उत्तराखंड को सौंपी नहीं। उत्तर प्रदेश का आज भी अगर एक प्रोजेक्ट तो जिसको मैं मानता हूँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्राप्त होता, आवास विकास के मकान सस्ते थे, सुलभ थे, और आज भी डीडीए के मकान 5 साल में गिर जाते हैं, लेकिन आवास विकास के मकान मैं देख रहा हूँ कि कई 40-50 साल से भी सुरक्षित है और व्यवस्थित है, और आज भी तोड़फोड़ हो रही है। वो लखनऊ में भी कई जगह, आगरा में तोड़फोड़ हो रही है, तो आवास विकास के मकान है, यानी कि मकान और उनकी जो इमारत है वो आज भी मजबूत है। लेकिन आवास विकास की जमीन जो उत्तराखंड में रही वो उत्तराखंड को मिल जाती, तो उत्तराखंड भी सस्ते सुलभ फ्लैट ला के अपने जो लोग पलायन कर गए उनको वापस ला सकते थे, अपने प्रवासियों के लिए उसको व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन जब मिलेगा ही नहीं तो क्या करेंगे? पेंशन से लेकर जितनी भी अधिकार हैं वो कोई भी अधिकार सीधे तौर पे नहीं देंगे। अलकनंदा होटल का मसला था, उसमें उत्तराखंड की स्थिति इतनी दयनीय बनी कि सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या बचपन है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलकनंदा गेस्ट हाउस के लिए लड़ रहे हैं। जब वो उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड को मिलना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड को मिल तो गया वो कोर्ट के दबाव में, लेकिन शरारत देखिए क्या हुई कि उत्तर प्रदेश को उसके बदले उसके बगल में मुफ्त जमीन मिल गई एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश को बद्रीनाथ के और जहाँ वो चाहते हैं उनको जमीन मिल जाती है। क्यों भाई? अगर आपने लेनी है तो खरीदो ना। आज उत्तर प्रदेश का अधिकार थोड़ी उत्तराखंड पे। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मुझे कहना नहीं चाहिए पर दुर्भाग्य ये है कि पिछले 7-8 साल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र एक ही सरकार होने के बाद केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि दोनों के अधिकारों का संरक्षण हो, रक्षा हो। लेकिन जो कि वहाँ 80 सीटें हैं और यहाँ 5 सीटें हैं, तो 5 सीटों में एक तो चली जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 जो है 5 पे भारी है। और उसके बाद भी जो है, जैसे सभी वक्ताओं ने बात करी, दुर्भाग्य ये है कि वो 5 भी के लिए भी वो क्लेम इसलिए नहीं करते कि उन्हें पता है कि चुनाव के दौरान वो कह रहे थे ना कि सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त नहीं होना चाहिए, वो होता है और वो वोट में भी कन्वर्ट होता है। और आज तो चिमटा कमेटी, कीर्तन कमेटी, पैसा देकर सारी चीजें हो जाती है। तो जब वोट वैसे मिल जाए तो उत्तराखंड के अधिकार उसको मिले या ना मिले, इसके लिए कोई चिंता नहीं करता, कोई वो नहीं करता। 25 साल तक राज्य बना, आंदोलन तक हम लोग थे। आंदोलन के बाद जो है दिल्ली में यहाँ पे जो भी उत्तराखंड में सरकारें बनी, मुख्यतः उनको ही लगता था कि दिल्ली और यहाँ के लोग कभी हमें पैराशूट, कभी प्रवासी, कुछ भी कह सकते थे, कहते थे ताकि जो है हमारा यहाँ आनंद आ रहे। हम लोग भी सोचा कि राज्य बन गया तो अब क्या दिक्कत है, अब तो हो ही जाएगा। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में, वो उत्तर प्रदेश में थे तो हिल कैडर से भर्तियां हो जाती थी 6-7% आबादी। आज तो राजस्थान से लेकर कहाँ की भर्तियां हो रही है। और अजीब गजब की कहानी ये है कि 159 लोगों को इस सरकार ने वर्तमान में बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और ये श्रीलंका, ये इन जो अदर स्टेट कंट्रीज हैं, 159 लोगों को यहाँ नागरिकता प्रदान करके बसा दिया। अब मुझे आप ये समझाइए कि उन 159 लोगों के रोजगार, रहने की, खान पान की व्यवस्था किसके कॉस्ट पे होगी? उत्तराखंड के लोगों के कॉस्ट पे होगी ना। अपने को तो रोटी नहीं दे सकते, बाहर से बुला के वो एक सांसद कहता है कि बांग्लादेश को भी नागरिकता दे देनी चाहिए, तो भैया फिर उत्तराखंडियों को बाहर कर देना चाहिए। अब उनकी जरूरत ही नहीं है जब वैसी सारा भूतिया हो रहा है स्टेट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ जो 25 साल बाद हमको ये लगा कि राज्य उत्सव मना रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट उत्सव होता है तो कि भाई 25 साल में कमाल 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 कमाल, तो हमें लगा कि आत्मनिरीक्षण भी होना चाहिए। और जो आंदोलनकारी रहे या उत्तराखंड की जनता है उनको मूल्यांकन भी करना चाहिए कि 25 साल में जो भी सत्तारूढ़ दल रहे भाजपा और कांग्रेस, 10 मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस के 3 बने, उनमें भी 2 भाजपा के हो गए। तो अब एक हरीश जी संघर्ष कर रहे हैं आगे के, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह गए, 9 तो जो है भाजपा के ही मंच पे बैठे हैं। और विजय बहुगुणा जी का तो कमाल है कि विजय बहुगुणा जी जब सीएम थे और केदारनाथ की घटना आई थी, मुझे याद है दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट किया था और भगत सिंह कोश्यारी ने पार्लियामेंट में इतना वो मचाया था कि इसने बर्बाद कर दिया, वहाँ के लोग मर गए। अगर ये कोशिश करता लोग इतने न मरते, और वो आज भाजपा में बेटे को राज तिलक करवा के भाजपा में मौत ले लें। तो इसलिए क्या है कि अवसरवादी हो गया, ये व्यवस्था हो गई और ये राजेंद्र शाह
और बहुत सारे लोग ये अच्छी बात कहते हैं कि ये 80% लोग जो समय हमारे साथ आंदोलन में थे, दिल्ली में जब आते थे तो दाल भात, हमारे यहाँ बीजेपी के कार्यालय से थोड़ी दूर एक लोकल का ढाबा था, उसमें हम खाना खिलाते हैंड टू माउथ थे। और आज अरबोपति है, विदेशों में होटल, विदेशों में कोई कुछ कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। गजब कहानी है कि जो लोग जो गरीब है उत्तराखंड, वहाँ विदेशों में बोल रहे, 5-6 कह रहे, 2 राजधानियों का खर्चा उठा रहे। भाई आपने देहरादून में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर गैरसैंण में बनाया, तो गैरसैंण को बस मान लो, देहरादून को छोड़ो, 2 राजधानियों का खर्चा उठा रहे हैं। और उसमें भी दुर्भाग्य ये है कि 8 से 10 दिन चलती है विधानसभा में, वो भी बजट के लिए, क्योंकि बजट पारित करना जरूरी है, क्योंकि प्रचार कैसे करेंगे अगर बजट पारित नहीं होगा तो 2 विधानसभा का उठाने वाले खर्चे यही है। सबसे हाईएस्ट विधायकों को जो सैलरी पे हो रही है वो उत्तराखंड के हो रही है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रिटायर्ड विधायक या वर्तमान विधायक वो उत्तराखंड के देश भर। तो गरीब प्रदेश सर्वाधिक जो है अपने प्रचार पे, अपने व्यापार पे, अपने खर्चों पे खर्च कर रहा है, लेकिन विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ आज भी दरकर है। स्थिति ये आई है, लेटेस्ट अभी जो इसका पुष्कर जी का वो आया है, बजट लास्ट पेश किया है, जो मैदान का एरिया उसके मुकाबले पर कैपिटा इनकम जो पहाड़ की है वो आधी से भी कम है। और रोजगार दे नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी 60% की जो इनका पेमेंट बजट जा रहा है वो पेंशन पे, रोजगार पे, वेतनों के भत्ते, विधायकों के इस पे जा रहा है। अब जब 60% इस पे चला जाएगा तो 40% में केंद्र अपने पैसे में तो पहले आगे काट लेता है कैंची कि भैया हमने इतना तुमको उधार, केंद्र इनको ग्रांट देता है, केंद्र इनकी कोई मदद नहीं करता। ये जो रेवेन्यू आ भी रहा है वो एक तो जीएसटी से आ रहा है, जिसपे पहाड़ का, घर का, गली का आदमी भी चाय की पत्ती खरीद रहा है, माचिस की डिब्बे खरीद रहा है, तो उस पर जीएसटी दे रहा है। हाईएस्ट जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो जीएसटी का है। दूसरा आपका शराब की दुकान गली गली में खुल गई, आप अपने घर के रोड के लिए 5 साल चक्कर कला काटते रहो कि हमारे यहाँ रोड बनवा दो, रोड बनवा दो, लेकिन वहाँ शराब की दुकान के लिए कोई अप्लाई करे तो हफ्ते भर की दुकान खुल जाती है। इतना फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन है शराब के लिए, सड़क के लिए नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है, स्कूल के लिए नहीं है, लेकिन इसके लिए है। तो मित्रों, अपनी जो भावनाएं मुझे लगी या जो अनुभव आए वो मैंने किताब के रूप में उसमें रखे हैं। बाकी तो हरदा हमारे बीच में है, हमारे सीएम भी रहे हैं, उनको भी अनुभव है सरकार चलाने का और चलती सरकार में अड़ंगा झेलने का, और बहुत सारे अनुभव है, केंद्र से भी लड़ने का रहा होगा, तो वो अपनी इस पर बात रख सकते हैं। मैं तो जो एक लेखक के नाते या एक आंदोलनकारी के नाते या एक प्रशासनिक कार्यकर्ता के नाते जो देख पाया हूँ वो मैंने अपनी इस किताब में रखा है, और आप उम्मीद है कि आप लोग जो है उसको पढ़ के उसमें कभी मेरी कोई रहेगी तो मुझे बताइए।